सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या होती है ये? चलिए पहले ये समझते हैं। इफ वी कलेक्ट लार्ज वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कोई भी वेरिएबल, मैं ले लेता हूँ हीमोग्लोबिन। हर बार मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, इस बार भी वो लेते हैं। इफ यू कलेक्ट, आपने पूरी कॉलेज में जाके सपोज आपने 200 लोगों से हीमोग्लोबिन चेक किया एंड यू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है जी, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई। लेट्स से जिनका एच बी 9 है वो कितने हैं, जिनका एच बी 10 है वो कितने हैं, जिनका 11 है वो कितने हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आपने बना ली विद ए स्मॉल क्लास इंटरवल। जैसे मैंने स्मॉल है ना, 9, दूसरा 10, 11 है ना। मैं ऐसा करूँ पहले 9 to 10 हो गया, या फिर एक बनाऊँ मैं 9 to 15 हो गया। ये नहीं बनाना, ये बनाना। सो व्हेन यू कलेक्ट मेक दिस टेबल स्मॉल विद ए स्मॉल क्लास इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ दिस डेटा विल गिव ए बेल शेप्ड सिमेट्रिक कर्व। तो आप देखेंगे जब आप उसको कर्व के फॉर्म में दिखाएंगे तो आप देखेंगे एक साइड में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एच बी हो गया, जैसे मैंने बताया 8, 9, 10, 11, 12, और इधर हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेट्स से कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और सो एंड सो, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर आप इसकी कर्व बनाएंगे तो वो कर्व जो है ना, वो एक इस तरीके का एक शेप लेगी, इस तरह का शेप लेगी। तो उस कर्व को हम बोलेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। मतलब जैसे आप इसमें एग्जांपल में देख पा रहे हैं ना, बेल शेप्ड, बिल्कुल सिमेट्रिक है, दोनों टेल इक्वल साइज पे है। ठीक है, सो ये सिमेट्रिक कर्व बोलेंगे, बेल शेप है ना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन द नॉर्मल कर्व द मीन मीडियन एंड मोड शुड बी इक्वल। ठीक है, उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ही होती है। ओके जी, सो दैट इज अबाउट द नॉर्मल कर्व। टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज अ बेल शेप। पहली प्रॉपर्टी है बेल शेप होती है। बेल शेप का मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से सिमेट्रिक होती है। ओके, इस तरीके से सिमेट्रिक होती है। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक कर्व। इसका स्क्यूनेस कितना होता है? 0। स्क्यूनेस का मतलब इसमें एसिमेट्रिक नहीं होता, ये पूरा सिमेट्रिक होती है। इट इज सिमेट्रिकल एट द पॉइंट ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मीन का वैल्यू, अगर आप किसी भी डेटा पे कर्व बनाते हो, नॉर्मल कर्व बनाते हो, और उसका मीन, मीडियन और मोड तीनों ही कैलकुलेट करते हैं, तो उनका वैल्यू बराबर होता है। इट इज इक्वल, इट गिव्स यू द इक्वल वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि मीन 20 है, मीडियन 22 है और मोड कुछ और है, 24 है, ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर वो नॉर्मल कर्व है तो उसमें इट शुड बी इक्वल। देन नॉर्मल कर्व हैज इट मैक्सिमम हाइट एट द पीक पॉइंट। अब देखिए इस एग्जांपल में भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका हो गया, और आप इसको, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो यहाँ पे होती है, दिस इज अ पॉइंट, इसे बोलते हैं मीन। सो मैक्सिमम हाइट एट द मीन। ठीक है, द नॉर्मल कर्व हैज टू पैरामीटर्स, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल कर्व। तो पहला हो गया उसका पैरामीटर मीन होता है, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब कोई भी नॉर्मल कर्व किस तरह का शेप लेगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि उसका मीन कितना है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। ठीक है, नॉर्मल कर्व इज ए कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ कर्व। मतलब नॉर्मल कर्व की जो टेल्स है वो हमेशा ऐसे चलती है, इट विल नेवर टच। ये नॉर्मल कर्व कभी भी ऐसी नहीं होगी, कॉन्टिन्यूस है। मतलब नॉर्मल कर्व इज ए कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ओके जी, देन द नॉर्मल कर्व चेंज इट डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ मीन प्लस माइनस एस डी। उसका क्या मतलब है? अब जैसे यहाँ पे मीन है, तो इसका नेक्स्ट डायरेक्शन कहाँ पे होगा? कर्व की जो साइज है, शेप है, वो कहाँ कैसे चेंज होगा? जहाँ पे एस डी होगा, एस डी पे, एस डी। ओके, इधर माइनस में जाएगा और इधर प्लस में जाएंगे, एस डी, एस डी, एस डी। और नॉर्मल कर्व क्या होती है? मीसोकर्टिक होती है। मीसोकर्टिक का मतलब ना तो वो जैसे मैं बताऊं, नॉर्मल कर्व ऐसी होती है, वो ना तो ऐसी पीक्ड होगी इस तरीके से, और ना ही बहुत ही फ्लैट होगी इस तरीके से, तो वो ऐसी होती है। नीदर टू हाइट
नो टू फ्लैट. ओके ओके, अब हम बात करते हैं एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में. ठीक है, सो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बिटवीन द पॉइंट ऑफ मीन प्लस माइनस एस डी. सो पहले इसको थोड़ा समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज. एज यू कैन सी इन दिस टेबल, one side, as I already have told you, there is two parameters of any normal curve, that is a mean and standard deviation. ठीक है जी. So यहाँ पे mean है and either side you can see the standard deviation in minus 1, 2 and 3. Standard deviation इधर भी plus में 1, 2, 3 है. So as you can see here, the area between mean plus minus SD equals to 68.26%. मतलब मीन से लेके ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया 1 SD तक का, इसमें 68.2% तक प्रोबेबिलिटी कवर हो जाती है. ठीक है, सो आई विल गिव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, बट एज ऑफ नो यू शुड रिमेंबर द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व. सो मीन प्लस माइनस SD तक 68.26% हो गया. सेम वे अगर हम आगे बढ़े, मीन प्लस माइनस 2 SD तक का एरिया है, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और इस एरिया में हमारी जो कितना कवर हो जाता है, दैट इज 95.44% एरिया गेट कवर्ड इन दिस. ठीक है, एंड लेट्स टेक ए थर्ड वन, दैट इज ए मीन प्लस माइनस 3 SD, और यहाँ पे जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का दैट एरिया, एंड दिस एरिया विल कवर अराउंड 99.73%. अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा. लेट्स से इस पर्टिकुलर कर्व की बात करें कि आपके क्लास में जो एवरेज एज है किसी की, मैं बोलता हूं कि वो 20 है और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन है करीब 4. तो मीन होगी उनकी 20 और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 4 ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स टेक 2, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2. तो अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे अगर मीन 20 है तो माइनस में इसका मतलब हो गया कोई ऐसा भी होगा क्लास में जिसकी एज 18 होएगी, कोई ऐसा होगा जिसकी एज ये 1 SD पे 18, क्योंकि 2 है तो 2 माइनस कर देंगे, और सेम है प्लस में क्या करेंगे 20 होगी, 22 हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, देर आर प्रोबेबिलिटी दैट 68.26% ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव द एज बिटवीन 18 to 22. This is the probability if data is normally distributed. ठीक है, that's the point. आगे बढ़ते हैं, इधर -2 और करेंगे, 18 से -2 करेंगे, इधर आ गया 16, और इधर कितना हो जाएगा 24. अब इसको कैसे बोलूंगा मैं, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, there is a probability that 95.44% of the students in your class will have age that lies between 16 to 24 years. मतलब उनकी उम्र जो है, एज जो है, वो 16 से 24 साल के बीच में आएगी. विदाउट इवन चेकिंग एज ऑफ एवरीवन यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है तो. सेम वे इफ आई गो फॉर ए मीन प्लस माइनस 3 SD जो मैंने बता दी 99 पे, ये वाला पार्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि अगेन आई गो, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और इधर आ जाएगा 26. मतलब if your class age is 20, mean age is 20 with a standard deviation of 2, then the 99.73% of the students in your class will have an age that falls between 14 to 26 years. This is how do we calculate based on the normal probability curve. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की, जो मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. अब जैसे आपको अलग अलग कर्व बनानी है, हाइट के लिए आप बनाएंगे तो हाइट की अलग कर्व बनेगी, आपने एक मार्क्स की अलग कर्व बनानी तो मार्क्स के अलग बन जाएंगे. ठीक है, आपने एच भी परसेंटेज की, क्योंकि सबके जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है विच आर डिफरेंट. तो हम क्या करें, हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ए डिफरेंट नॉर्मल कर्व फॉर स्टडिंग ईच वेरिएबल, इफ वी टेक z इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड SD, तो ये कैलकुलेशन है जिससे आप स्टैंडर्ड स्कोर बनाते हैं. वी ऑफन वी टॉक अबाउट व्हाट इज ए स्टैंडर्डाइज स्कोर. स्टैंडर्डाइज स्कोर वो होता है जिसमें आपका जो भी मीन है वो 0 माना जाता है, और मीन से जो भी डिविएशन होगा प्लस में और माइनस में,
अब जैसे डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, जैसे मैंने पिछले एक लेक्चर में कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नॉट टेक अ माइनस वैल्यू. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नॉट टेक अ माइनस वैल्यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है जी, तो वो एक रेंज देगा वहां पे. सो आप इस तरीके से नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. एंड ड्रॉइंग ए नॉर्मल कर्व बेस्ड ऑन द जेड वैल्यू विल गेट ए यूनिक पैटर्न ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ मीन वैल्यू. सो यहाँ पे मीन आपका 0 आप कर ले और स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं कर ले. अब चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि नॉर्मल कर्व में कैसे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो बहुत ही वंडरफुल सा एग्जांपल है, देखिए जरा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा इसको पढ़ के. द मीन एंड स्टैंडर्ड IQ of 200 children is 135 and 5 respectively. ठीक है. Now remember two parameters of normal curve. क्या क्या parameters थे? एक तो मीन बोला, वो यहाँ पे दिया हुआ है, SD दिया हुआ है. अब आप इसकी नॉर्मल कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं. Now what is your first question? What is the percentage of children having IQ between 130 to 140? चलो इसी को कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक नॉर्मल कर्व बनाएंगे. ठीक है, एक नॉर्मल कर्व मैंने ऐसे, इसी से नॉर्मल कर्व मैंने एक बना ली कर्व यहाँ पे, और मेरे को दिया हुआ है इन्होंने क्या, मीन वैल्यू कितना होता है 135. ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड कर दिया. ओके, और SD कितना 5. तो मेरा पहला SD यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो ये SD बोलूँगा 1 SD, ये 2 SD, अरे 3 SD की वैल्यू आ गई. इधर भी 1 SD, 2 SD एंड 3 SD आ गया. तो यहाँ पे मैंने 135 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 130. ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 125, यहाँ पे कितना होगा 120. कैसे हुआ ये, क्योंकि मीन आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 5 है, तो आप हर बार 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे. इफ एवरेज इज 135, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 5, सो 135 माइनस 130, 130 माइनस 125 एंड 120. तो ये आपका 3 स्टैंडर्ड डिवीजन आई हैव कवर्ड. ठीक है जी. अब ऐसे प्लस में बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 140, 145 एंड आपका बन गया ये 150. So this is how we have to make a normal curve and then you should fit the data. So I think यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले मीन को लोकेट करना है और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे उसको माइनस करना है 3 SD तक इन द लेफ्ट साइड एंड 3 SD तक इन द राइट साइड. सवाल क्या है, द क्वेश्चन सेज चिल्ड्रन हैविंग IQ बिटवीन 130 टू 140. अब देखिए इस कर्व में 130 टू 140 का कौन सा एरिया पूछ रहे हैं, वो आपको ये वाला एरिया पूछ रहे हैं 130 से लेके 140 तक. नाउ ये एरिया है, ये पूछ रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग IQ बिटवीन 130 टू 140. अब बहुत ही सिंपल है, आपको याद होना चाहिए कितना SD है, ये मीन से कितना SD आ रहा है, ये 1 SD है ना दोनों साइड में, मीन प्लस और माइनस में 1 SD है. तो मैंने कितना एरिया बताया था मीन प्लस माइनस 1 SD के बीच में, मैंने आपको एरिया बताया था, कितना बताया था 68.26. तो सीधा आंसर क्या बन गया 68.26. मतलब आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 68.26 मल्टीप्लाई 2 कर लो, इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका IQ जो है 130 से 140 के बीच में है. आई होप दिस इज क्लियर. इसको इसी में तरीके से आप देख लो, मैंने यहाँ पे भी इसको एग्जांपल दिया है. नाउ IQ बिटवीन 130 टू 140, एरिया इज अंडर कर्व इज मीन प्लस माइनस 1 SD, दैट इज 68%, जो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे बनाया हुआ है. और ये कैसे बन गया 135, 130, ये तो हमने मीन और SD से कैलकुलेट किया है. ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ अबव 145? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग IQ अबव 145. फिर हमने क्या करना है, उसी कर्व पे जाना है. तो हमारी कर्व पहले से बनी हुई है, तो अब देखिए आप इसमें क्या किया हमने. अब पूरा एरिया, नॉर्मल कर्व का पूरा एरिया कितना होता है 100 होता है. 50% लेफ्ट साइड का होता है और 50% राइट साइड का होता है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 3 SD तक हमारा एरिया इतना कवर हो गया. तो इन्होंने पूछा परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ अबव 145, तो पहले लोकेट करना है 140 तक का एरिया, ये हो गया 145 के ऊपर का एरिया में पता करना है अबव 145. ठीक है, सो ये आपका 2 SD तक का 145 का एरिया यहां से आएगा. अब टोटल एरिया कितना है इसमें, इस साइड का टोटल एरिया इज 50%, उसमें से माइनस करना है. ठीक है, ओके. अब टोटल एरिया 50% है, इधर का 50% है, तो आपको पता करना 145 कहाँ लोकेट हो रहा है, 145 हो रहा है 2 SD पे, ये 2 SD पे है.
तो व्हाट इज द एरिया अंडर मीन प्लस माइनस 2SD का एरिया कितना होता है? दैट इज 95, ये एरिया होता है ना 95.44%। यही एरिया की बात होगी। 2SD का ये एरिया होता है पूरा 95.44%। ये कहाँ से पता चला हमें? ये कहाँ से पता चला? ये हमने नॉर्मल कर्व का जो एरिया पढ़ा था कि मीन प्लस माइनस 2SD इज इक्वल टू 95.44%। ठीक है। सो अब ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक का 95 है। हमें तो हाफ साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइडेड 2 कर लेंगे। तो वन साइड का जो एरिया है, मतलब इफ आई से मीन प्लस 2SD की बात करूं तो वो दैट इज इक्वल टू 47.72%। नाउ द टोटल एरिया फ्रॉम मीन प्लस माइनस SD से लेके 3SD तक का पूरा एरिया कितना हमारा? ये पूरा एरिया 50 है। उसमें से माइनस कितना करेंगे हम लोग? उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया। ये कितना हमारा? 47.72%। तो आपका जो एरिया बच गया वो कितना परसेंटेज हो गया? 2.28। So 2.28% of the students will have IQ around will have IQ between 140 above 145। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल में। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ बिटवीन 135 टू 145। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी IQ 135 से 145 के बीच में है? चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब आपको एरिया फिर पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया अंडर नॉर्मल का। सो 130 वही सेम कर्व हम यूज कर रहे हैं। हमें ये एरिया का पता करना है, इस एरिया का। अब ये टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया तो 50% है, लेकिन जो शेडेड एरिया है वो कितना है? मीन आपको पता है भी, हमें एरिया करना 135 से 145। 135 कहाँ पे? ये मीन प्लस, और 45 कितना है? 2SD है। 2SD तक का एरिया देखना है। सो आपने क्या करना है? यू शुड जस्ट सिंपली सी आपका जो एरिया है वो 95.44% है पूरा एरिया, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो फिर आपको एक एरिया मिल जाएगा। ये मिल गया आपका एरिया, दैट इज जो करीब 47 पॉइंट कितना 72% कुछ बनता है। अब ये आपका एरिया कितना है? 47.72। और ये एरिया कितना है आपका? ये एरिया आपका बन गया 50%। जब आप इसको माइनस करेंगे तो फाइनली यू विल गेट योर वैल्यू। सो 95 ऑफ द चिल्ड्रन विल हैव अ IQ बिटवीन 125। तो नाउ इन द लास्ट एक टेक अवे है, एक्स्ट्रा टेक है। डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ हिस्टोग्राम शोज अ बेल शेप्ड एंड नॉर्मल कर्व। बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में आप क्या करें, जब आपका डेटा कलेक्शन चल रहा होता है उसी टाइम पे आप कोई भी वेरिएबल जो आपका इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको लेके नॉर्मल कर्व ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें, और आप देखें कि कर्व की साइज़ क्या है, कर्व का शेप क्या है। अगर वो शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहा है तो इसका मतलब आपका डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसी पॉइंट पे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको और कितना सैंपल साइज लेना है, क्योंकि आप सैंपल साइज बढ़ा के अपने किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इस तरह का एक अजम्पशन है जो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हमारे पास आता है। स्क्यूनेस इन कर्टोसिस वैल्यू बिटवीन -1 to 1 देन इट इज इंडिकेट नॉर्मल होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ 1/3 ऑफ मीन। ओके, इसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा बहुत भी और भी कुछ टेस्ट हैं जो यूज़ कर सकते हैं जो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कुछ कॉन्सेप्ट अगर इसमें आपको डिफ़िकल्ट भी लगती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग दोबारा से लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की 1 मिनट रीडायरेक्ट। 1 मिनट रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब कभी हम किसी गोल की तरफ जाते हैं और हमारा गोल में कोई ऑब्स्टिकल्स आती है या हमसे कुछ काम करते हुए गलती हो जाती है, तो उसको उसी समय पे ठीक करें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उसी टाइम पे देखें। कभी भी किसी इस तरह की गलती को या मिस्टेक को इग्नोर ना करें। बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके साथ वाले लोग आपको बताएं कि आपको 1 मिनट रीडायरेक्ट करना है। एक ऐसे रास्ते पे आप बिल्कुल ना जाएं जहां पे आपको यू टर्न करना बहुत मुश्किल हो। थैंक यू सो मच।